ए एडू और ए एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल के सब एक बहुत बड़े साम्राज्य दक्षिण भारत के चोल वंश को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके परिचय और इसके 3 प्रमुख शासकों को देखा, विजयालय, आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम को। तो उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि परांतक प्रथम के बाद कुछ 30 वर्षों का जो शासन काल रहा चोल वंश का, उस पर राष्ट्रकूटों का शासन रहा। राष्ट्रकूट का एक प्रमुख शासक था कृष्ण तृतीय, तो उसका दबदबा रहा इस 32 वर्षों के शासन में, और उसकी मृत्यु के बाद एक बार फिर से चोलों का पुनरुत्थान होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चोल वंश को, और परांतक प्रथम के बाद का शासक देखेंगे, उसका नाम था गंडरादित्य। तो गंडरादित्य परांतक प्रथम का पुत्र था, याद रखेंगे, जिसका शासन काल 953 ईस्वी से 956 ईस्वी तक रहा। ये जो शासक रहेंगे ये दुर्बल और कमजोर शासक रहेंगे, क्योंकि इस समय तक ये चोल वंशों की जो शक्ति थी वह मंद पड़ गई थी, और राष्ट्रकूटों का उत्कर्ष काफी जोर शोर से हो गया था। तो गंडरादित्य जो था यह परांतक प्रथम का पुत्र था, और 953 ईस्वी में 953 से 956 ईस्वी तक ही यह चोल वंश का शासक रहता है। तो 953 ईस्वी में चोल वंश का अगला शासक बनता है, और महज 3 वर्षों तक यह शासन करता है। इसकी रुचि धार्मिक कार्यों में थी। तो याद रखेंगे, इसकी रुचि किसमें थी? तो धार्मिक कार्यों में। यह अपने साम्राज्य के विस्तार में उतनी रुचि नहीं लेता था जितनी की धार्मिक कार्यों में। तो गंडरादित्य, जिसका शासन काल 953 से 956 ईस्वी तक रहता है, वह परांतक प्रथम का पुत्र था, और 953 ईस्वी में चोल वंश का अगला शासक बना। लेकिन वह अपने साम्राज्य विस्तार की बजाय धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखता था। इसी कारण इतिहास में इसके उल्लेखनीय कार्य नहीं है। इसके बाद अगला शासक बनता है अरिंजय, जो 1 साल के लिए शासक बनता है 956 ईस्वी से 957 ईस्वी तक। तो यह गंडरादित्य का पुत्र था, और 956 ईस्वी में चोल वंश का अगला शासक बना, और महज 1 वर्ष तक ही यह शासन किया। कौन? अरिंजय, 956 ईस्वी से 957 ईस्वी तक। और यह गंडरादित्य के बाद अगला शासक बना 956 ईस्वी में, और 1 वर्ष तक ही इसका शासन रहा 957 ईस्वी तक। इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था सुंदर चोल। सुंदर चोल जो 957 से 973 ईस्वी तक चोल वंश का शासक रहता है, 957 ईस्वी से 973 ईस्वी तक। अरिंजय के बाद 957 ईस्वी में चोल वंश का अगला शासक, याद रखेंगे। तो यह अरिंजय के बाद अगला शासक बनता है कौन? तो इसका नाम था सुंदर चोल, जो अरिंजय के बाद 957 ईस्वी में चोल वंश का अगला शासक बनता है, याद रखेंगे। इसने एक उपाधि धारण की थी, परांतक द्वितीय की। इसी नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। तो सुंदर चोल ने परांतक द्वितीय नाम की उपाधि धारण की। क्योंकि परांतक नाम की इसने उपाधि धारण की, लेकिन इससे पहले परांतक प्रथम हो चुका था, जो इसका दादा था। लेकिन इस सुंदर चोल ने परांतक द्वितीय की उपाधि धारण की, और इसी नाम से यह इतिहास में प्रसिद्ध भी हुआ। तो उपाधि परांतक द्वितीय की, और इसी नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। तत्कालीन पांड्य शासक वीर पांड्य पर चेंबूर के युद्ध में विजय एवं सिंहर पर भी विजय। तो इस सुंदर चोल ने तत्कालीन पांड्य शासक वीर पांड्य को चेंबूर के युद्ध में पराजित किया, और साथ ही साथ सिंहल पर भी विजय प्राप्त किया, अर्थात श्रीलंका को भी इसने पराजित किया। तो याद रखेंगे
कि तत्कालीन पांड्य शासक वीर पांड्य पर चेंबूर के युद्ध में विजय एवं सिंहल पर भी विजय, अर्थात चेंबूर के युद्ध में इस सुंदर चोल ने तत्कालीन पांड्य शासक वीर पांड्य को पराजित किया और श्रीलंका को भी अर्थात सिंहल को भी पराजित किया। अपने पुत्र आदित्य द्वितीय को युवराज की घोषणा तो इस सुंदर चोल ने अर्थात परांतक द्वितीय ने अपने पुत्र जिसका नाम था आदित्य द्वितीय उसे युवराज की घोषणा कर दी। याद रखेंगे, अपने पुत्र आदित्य द्वितीय को युवराज की घोषणा की। शासन के अंत में राष्ट्रकूटों को पराजित कर टोंडमंडलम पर पुनः अधिकार, तो एक बार फिर से यह टोंडमंडलम पर अधिकार कर लेता है, जो कि परांतक प्रथम के समय राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने जीत लिया था और समस्त कांची और टोंडमंडलम पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इस सुंदर चोल ने अर्थात परांतक द्वितीय ने शासन के अंत में राष्ट्रकूटों को पराजित कर टोंडमंडलम पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद अगला शासक बनता है उत्तम चोल। उत्तम चोल जिसका शासन 12 वर्षों तक रहता है, 973 ईस्वी से 985 ईस्वी तक। तो सुंदर चोल के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था उत्तम चोल। 973 ईस्वी से 985 ईस्वी तक चोल वंश का अगला शासक रहता है, याद रखेंगे। 973 ईस्वी में परांतक द्वितीय के बाद चोल वंश का अगला शासक, तो 973 ईस्वी में परांतक द्वितीय के बाद अगला चोल वंश का शासक बनता है उत्तम चोल, याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो शासक बनता है, यहां से एक बार फिर से जो ये चोल वंश था उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। लघु साम्राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है, गौरवशाली बनाता है, जिसका नाम था राजराज प्रथम। तो यहां से एक नया चोल वंश की स्थापना होता है, एक विशाल चोल वंश की स्थापना होता है और इसी को कंटिन्यू करेंगे राजेंद्र प्रथम, राजा राज द्वितीय। तो ये सभी महान शासक आएंगे। तो पहला जो महान शासक होता है राजराज प्रथम, जिसका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक होता है। तो राजराज प्रथम 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक इस चोल वंश का शासक रहता है। परांतक द्वितीय का पुत्र, यह छोटा पुत्र था। बड़ा पुत्र कौन था? तो यह उत्तम चोल था। तो परांतक द्वितीय का पुत्र, छोटा पुत्र एवं बड़े भाई उत्तम चोल के बाद चोल वंश का अगला शासक राजराज प्रथम के समय से चोल राज्य का इतिहास पूरे तमिल देश का इतिहास बन गया। तो परांतक द्वितीय का यह पुत्र था राजराज प्रथम, छोटा पुत्र था और उत्तम चोल इसका बड़ा भाई था। तो परांतक द्वितीय का छोटा पुत्र एवं बड़े भाई उत्तम चोल के बाद यह चोल वंश का अगला शासक बना कौन? तो राजराज प्रथम। और इसी राजराज प्रथम के समय से चोल राज्य का इतिहास पूरे तमिल देश का इतिहास बन गया, क्योंकि तमिल देश का इतिहास इसी राजराज प्रथम के इतिहास से जाना गया, याद रखेंगे। इसका वास्तविक नाम क्या था? अरिमोलीवर्मन। तो अरिमोलीवर्मन तो राजराज प्रथम का ओरिजिनल नाम था, वास्तविक नाम था अरिमोलीवर्मन, याद रखेंगे। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? तो अरिमोलीवर्मन। राजराज प्रथम के शासन काल में चोल वंश का इतिहास काफी गौरवशाली, साम्राज्यवादी शासक एवं अनेक विजय के बाद अपने लघु साम्राज्य की विशालकाय साम्राज्य में स्थापना। तो राजराज प्रथम के शासन काल में चोल वंश का जो इतिहास था वह काफी गौरवपूर्ण था, काफी गौरवशाली था और यह एक साम्राज्यवादी शासक था, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक था।
और इसने अनेक विजयों को प्राप्त करके अपने लघु साम्राज्य को एक विशालकाय साम्राज्य में तब्दील कर दिया, अर्थात विशालकाय साम्राज्य में इसने बदल दिया। याद रखेंगे। तो राजराज प्रथम के शासन काल में चोल वंश का इतिहास काफी गौरवशाली। यह एक साम्राज्यवादी शासक था और अनेक विजयों के बाद अपने लघु साम्राज्य की एक विशालकाय साम्राज्य में इसने स्थापना कर दी। अपने दादा परांतक प्रथम की लौ एवं रक्त की नीति का पालन कर राजराज की उपाधि धारण की। याद रखेंगे, क्योंकि इसका वास्तविक नाम तो था अरिमोलिवर्मन, लेकिन अपने दादा परांतक प्रथम की इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। हमने बताया था बलबन के समय में कि रक्त एवं लौ की नीति का मतलब होता है कि खून बहाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करें, अर्थात जो भी सामने आए उसे हथियार के बल पे, तलवार के बल पे उसे हटाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते जाना, यही लौह एवं रक्त की नीति था। तो इसका मुख्य जो नीति था वह साम्राज्य विस्तार ही था, अर्थात किसी भी तरह अपने शत्रुओं को हटाकर, हत्या करके अपने साम्राज्य का विस्तार। जो किसने शुरुआत किया? तो इसके दादा परांतक प्रथम ने। तो अपने दादा परांतक प्रथम की रक्त एवं लौ नीति का पालन कर इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो राजराज की उपाधि धारण की। याद रखेंगे। शासन के 9वें वर्ष में सामरिक अभियान प्रारंभ, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम चेर नरेश भास्कर बर्मन पर विजय, उसके बाद पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित कर मदुराई पर कब्जा, उसके बाद सिंहल पर विजय। चेर, पांड्य और सिंहल के संयुक्त मोर्चा की पराजय होती है। तो देखिए, चेर, पांड्य और सिंहल अर्थात श्रीलंका, इन तीनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया। किसके विरुद्ध? तो इस राजराज प्रथम के विरुद्ध। लेकिन राजराज प्रथम अपना पहला अभियान अपने शासन के 9वें वर्ष में प्रारंभ करता है और इसी मोर्चा को वह पराजित करता है। तो सबसे पहले वह चेर नरेश भास्कर बर्मन को पराजित करता है। उसके बाद पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित करके मदुरा पर कब्जा करता है और उसके बाद सिंहल पर विजय प्राप्त करता है और चेर, पांड्य और सिंहल की संयुक्त मोर्चा को यह पराजित करता है। याद रखेंगे। चेर नरेश भास्कर बर्मन की नौसेना को पराजित कर विजय के उपलक्ष्य में मांडुलर सालैक मरुत की उपाधि, तो याद रखेंगे, इसने राजराज प्रथम ने चेर नरेश भास्कर बर्मन को नौसेना से पराजित किया था। उसकी नौसेना को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इस विजय के उपलक्ष्य में मांडुलर सालय कमरूत की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे कि चेर नरेश भास्कर बर्मन की नौसेना को पराजित कर विजय के उपलक्ष्य में मांडुलर सालय कमरूत की उपाधि धारण की। सबसे बड़ी सहयोगी बड़ी बहन कुंदाबाई। तो इस राजराज प्रथम की सबसे बड़ी सहयोगी कौन थी? तो कुंदाबाई थी, जो इसकी बड़ी बहन थी। इसने हर एक मोर्चे पर इस राजराज प्रथम का सहयोग किया था। तो राजराज प्रथम की सबसे बड़ी सहयोगी कौन थी? तो इसकी बड़ी बहन कुंदाबाई। कुंदाबाई याद रखेंगे। पांड्य राज्य पर अधिकार के बाद श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम पर कब्जा एवं बुरी तरह क्षति और इस अभियान में जीते गए प्रदेशों का नाम बदलकर मामुंडी चोल मंडलम और पोलोनेरुआ को उसकी राजधानी निर्माण। इस विजय के बाद जगन्नाथ मंगलम की उपाधि किसको दी? तो पोलोनेरुआ को। तो जब पांड्य राज्य पर अधिकार किया इस राजराज प्रथम ने, तो उसके बाद पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित करके मदुरा पर कब्जा किया। तो उसके बाद यह चला श्रीलंका की ओर और श्रीलंका में
उस समय का शासक था महेंद्र वर्मन पंचम। तो महेंद्र पंचम को पराजित करके उसकी राजधानी अनुराधापुरम पर कब्जा कर लिया और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को काफी क्षति पहुंचाया, तहस नहस किया, नष्ट कर दिया, याद रखेंगे। और उसके बाद यह जो राजराज प्रथम था उस अभियान में जीते गए प्रदेशों का नाम बदलकर क्या रख दिया, तो मामुंडी चोल मंडलम रख दिया, मामुंडी चोल मंडलम। और उसके बाद उस मामुंडी चोल मंडलम की राजधानी किसको बना दी, तो पोलोन्नेरुवा को, पोलोन्नेरुवा को। और बाद में इस विजय के बाद पोलोन्नेरुवा को नाम बदलकर क्या रख दिया, तो जननाथ मंगलम, याद रखेंगे, जननाथ मंगलम उस पोलोन्नेरुवा की उपाधि दे दी, पोलोन्नेरुवा का नाम बदल दिया और क्या रख दिया, जननाथ मंगलम। तो पांड्य राज्य पर अधिकार के बाद श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम पर कब्जा किया, किसने, तो राजराज प्रथम ने। और बुरी तरह क्षति और इस अभियान में जीते गए प्रदेशों का नाम बदलकर मामुंडी चोल मंडलम और पोलोन्नेरुवा को उसकी राजधानी निर्माण किया, किसने, तो राजराज प्रथम ने। और इस विजय के बाद पोलोन्नेरुवा को कौन सी उपाधि मिली, तो जननाथ मंगलम की, अर्थात पोलोन्नेरुवा का नाम बदलकर जननाथ मंगलम कर दिया राजराज प्रथम ने। इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी गंगों के कुछ प्रदेशों पर विजय, तो इस राजराज प्रथम ने पश्चिमी गंगों के प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त किया, याद रखेंगे। चालुक्य नरेश सत्याश्रय पर आक्रमण पर यह अभियान अनिर्णित, सत्याश्रय ने चोलों को तुंगभद्रा नदी के आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो इसके बाद जब यह पश्चिमी गंगों को जीत लेता है राजराज प्रथम, तो उसके बाद यह चालुक्यों पर विजय करने के लिए आगे बढ़ता है। चालुक्य नरेश उस समय था सत्याश्रय, तो सत्याश्रय पर आक्रमण करता है, लेकिन सत्याश्रय भी एक शक्तिशाली शासक था, तो सत्याश्रय ने इसके अभियान को रोक दिया और ये दोनों का युद्ध अनिर्णित रहा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और सत्याश्रय ने इसे राजराज प्रथम को तुंगभद्रा नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया, वहीं पर इसे रोक दिया, याद रखेंगे कि चालुक्य नरेश सत्याश्रय पर आक्रमण पर यह अभियान अनिर्णित रहा, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। सत्याश्रय ने चोलों को तुंगभद्रा के आगे बढ़ने ही नहीं दिया। शासन के अंतिम दिनों में मालदीव पर अधिकार, तो राजराज प्रथम ने शासन के अंतिम दिनों में मालदीव पर भी कब्जा किया, अधिकार किया, अर्थात मालदीव को भी पराजित किया। एक दूत मंडल को चीन भेजा, तो राजराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रथम चोल शासक ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। हालांकि करिकाल ने भी भेजा था इससे पहले, लेकिन वह संगम युग में भेजा था, वह प्राचीन इतिहास का भाग था। लेकिन जो वास्तविक चोल थे, जो मुख्य चोलों का इतिहास जिसका क्रमबद्ध पता चलता है मध्यकालीन चोल, तो उसमें पहला शासक था जिसका नाम था राजराज प्रथम, तो उसने एक दूत मंडल भेजा था चीन। तो एक दूत मंडल को चीन भेजा, किसने, तो राजराज प्रथम ने। 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण हेतु भूमि सर्वेक्षण कराया और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन। तो हमने बताया था कि जो परांतक प्रथम था वह स्थानीय स्वशासन सबसे पहले लाया था। तो स्थानीय स्वशासन जो था इसको यह प्रोत्साहित किया, किसने, तो राजराज प्रथम ने। तो 1000 ईस्वी में यह भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण कराया, किसने, तो राजराज प्रथम ने, और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। याद रखेंगे कि जो लोकल गवर्नेंस है उसको इसने क्या किया, तो प्रोत्साहित किया। और 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण में भूमि सर्वेक्षण भी कराया। शैव मतानुयायी होने के कारण शिवपाल शेखर की उपाधि
तो यह जो राजराज प्रथम था वह शैव धर्म का मतानुयायी था और इसी कारण इसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। तो शिवपाद शेखर की उपाधि के कारण ही पता चलता है कि यह जो राजराज प्रथम था वह शिव का उपासक था, शैव मतानुयायी था या शैव धर्म का अनुयायी था। याद रखेंगे। राजराज प्रथम के द्वारा प्रचलित सिक्कों पर कृष्ण मुरलीधर तथा विष्णु पद चिन्ह आदि का अंकन विशेष उल्लेखनीय। तो इस राजराज प्रथम ने सिक्कों का भी प्रचलन किया था और इसके सिक्कों पर कृष्ण मुरलीधर और विष्णु पद का चिन्ह अंकित किया गया था, जो इसके शासन का विशेष उल्लेखनीय प्रदर्शन करता है कि इसके शासन का एक विशेष भाग था सिक्कों का निर्माण, क्योंकि इसके सिक्कों पर कृष्ण मुरलीधर और किसके चिन्ह अंकित हुआ करते थे, तो विष्णु पद के चिन्ह अंकित हुआ करते थे। तो राजराज प्रथम के द्वारा प्रचलित सिक्कों पर कृष्ण मुरलीधर तथा विष्णु पद चिन्ह आदि का अंकन विशेष उल्लेखनीय था। धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति जिसका परिचय इसके द्वारा निर्मित तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की भित्तियों पर बौद्ध प्रतिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कई बार पूछा गया है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, तो इसी राजराज प्रथम ने। तो यह धार्मिक रूप से सहिष्णु भी व्यक्ति था, अर्थात सभी धर्मों को एक समान देखता था। धर्म के प्रति इसकी कोई विशेष धर्म के प्रति रुचि नहीं थी, यह सभी धर्मों को एक समान देखता था। तो इसकी जानकारी धार्मिक रूप से सहिष्णु जिसका परिचय कैसे मिलता है, तो राजराज प्रथम के द्वारा निर्मित तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की भित्तियां अर्थात दीवारों पर बौद्ध प्रतिमा का निर्माण। तो इस राजराज प्रथम ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमा का निर्माण किया था। तो इससे पता चलता है यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात यह हिंदू धर्म का पूरा कट्टर नहीं था, सभी धर्मों को एक समान देखता था। इसे और भी सारी उपाधियां मिली थी। तो अन्य उपाधियां रवि कुल माणिक्य, मुमांडी चोल देव, चोल मार्तंड और जयन गोंड। तो अन्य उपाधियां अर्थात राजराज प्रथम को और सारी उपाधियां मिली थी। तो कौन कौन? रवि कुल माणिक्य, मुमांडी चोल देव, चोल मार्तंड और जयन गोंड। याद रखेंगे। तंजौर में द्रविड़ शैली के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, का निर्माण। तो राजराज प्रथम से संबंधित यह जो फैक्ट है, न जाने कई बार पूछा गया है, तो यह बार बार आते रहता है कि तंजौर में स्थित है राजराजेश्वर मंदिर, तो इसका निर्माण किसने किया? तो राजराज प्रथम ने, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। और यह किस शैली में बनाया गया? तो द्रविड़ शैली में। पूछा गया फैक्ट है, ये सभी फैक्ट याद रखेंगे कि जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने किया? तो उसका निर्माण किया राजराज प्रथम ने। कहां पे? तो तंजौर में। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में। और इसका एक और नाम क्या था? क्या है? तो बृहदेश्वर मंदिर है। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया है, याद रखेंगे। और इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। इस फैक्ट को हम लोग आगे देखेंगे भी, जब कला और साहित्य की चर्चा करेंगे चोल वंश की, तो ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो तंजौर में द्रविड़ शैली के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण किसने किया? तो राजराज प्रथम ने। चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति से करवाने की शुरुआत। तो याद रखेंगे, इस राजराज प्रथम ने चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति से करवाने की
शुरुआत की। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह भी पूछा गया है कि कौन सा चोल शासक था जिसने चोल अभिलेख का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति से करवाने की शुरुआत की। तो उसका नाम था क्या? तो राजराज प्रथम। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखना है। तो क्या है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति से करवाने की शुरुआत की? तो उसका नाम था राजराज प्रथम। याद रखेंगे। उसके बाद शैलेंद्र वंश के शासक श्रीमान विजयोत्तुंग बर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति, साथ ही इसके निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। तो शैलेंद्र वंश का एक शासक था जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था श्रीमान विजयोत्तुंग बर्मन। तो श्रीमान विजयोत्तुंग बर्मन को इस राजराज प्रथम ने कहां पे? तो नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की। और उसके बाद इसके निर्माण में राजराज प्रथम ने आर्थिक सहायता भी प्रदान की। याद रखेंगे, आर्थिक सहायता भी प्रदान की। अपनी पुत्री का विवाह चालुक्य नरेश विमलादित्य के साथ। तो किसने? तो राजराज प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो चालुक्य नरेश विमलादित्य के साथ किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कि चालुक्य नरेश विमलादित्य के साथ अपने पुत्री का विवाह किया किसने? तो इस राजराज प्रथम ने। याद रखेंगे। विमलादित्य प्रथम। तो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ? तो चालुक्य नरेश विमलादित्य के साथ। तो इस राजराज प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह चालुक्य नरेश विमलादित्य के साथ किया। केरल के राजा रवि वर्मा पर त्रिवेंद्रम में विजय। याद रखेंगे, इस राजराज प्रथम ने सबसे पहला विजय किस पर प्राप्त किया था? तो चेर वंश के शासक भास्कर बर्मन पर। और उसी समय इसने केरल पर भी विजय प्राप्त किया था। तो चेर और यह जो केरल था, इसी दोनों जगह पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया। किसने? तो इस राजराज प्रथम ने। और केरल के राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किया। तिरुअनंतपुरम जो कि वर्तमान नाम है, उसका पहले नाम था त्रिवेंद्रम। तो वहां पे पराजित किया। और यह दोनों विजय इसकी पहली विजय थी। याद रखेंगे, एक केरल विजय और दूसरा जो था वह था चेर पर विजय, चेर के भास्कर बर्मन पर विजय। तिरुवालंगाड़ी ताम्रपत्र के अनुसार पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित कर बंदी बनाया एवं मदुरा पर विजय प्राप्त कर बिलिंद के दुर्ग पर भी अधिकार। तो हमने बताया था कि जब इसने पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित किया था, तो अमर भुजंग को पराजित करके मदुरा पर कब्जा किया था और पराजित करके अमर भुजंग को बंदी भी बना लिया और मदुरा पर विजय प्राप्त करके विलिंद के दुर्ग पर भी इसने कब्जा कर लिया था। यह बात किससे पता चलता है? तो तिरुवालंगाड़ी ताम्रपत्र के द्वारा। तो तिरुवालंगाड़ी ताम्रपत्र के अनुसार राजराज प्रथम ने पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित करके उसे बंदी बना लिया और मदुरा पर विजय प्राप्त करके विलिंद के दुर्ग पर भी अपना कब्जा कर लिया। याद रखेंगे, विलिंद के दुर्ग।
और यह बात किससे पता चलता है? तो तिरुवालंगाड़ी ताम्रपत्र से। राजराज प्रथम के शासन के 20वें वर्ष में प्राप्त लेख के अनुसार मदुरा नगर को ध्वस्त कर कोल्लम, कोलदेश तथा कोंडू गोलूर के राजाओं पर विजय और समुद्र के शासक से अपनी सेवा की शुरुआत। तो राजराज प्रथम के शासन के 20वें वर्ष में एक लेख प्राप्त हुआ और इस लेख के अनुसार उस राजराज प्रथम ने मदुरा नगर को ध्वस्त करके कोल्लम, कोलदेश और कोंडू गोलूर के राजाओं पर विजय प्राप्त करता है और समुद्र के शासकों से अपनी सेवा करवाता है, अपनी सेवा की शुरुआत करवाता है। याद रखेंगे। तो राजराज प्रथम के शासन के 20वें वर्ष में प्राप्त लेख के अनुसार मदुरा नगर को ध्वस्त कर कोल्लम, कोलदेश तथा कोंडू गोलूर के राजाओं पर विजय और समुद्र के शासक से अपनी सेवा की शुरुआत करता है। कौन? तो राजराज प्रथम। सिंहल में कुछ शैव मंदिरों का निर्माण। तो इस राजराज प्रथम ने सिंहल अर्थात श्रीलंका देश में कुछ शैव मंदिरों का भी अर्थात शंकर जी के शिव मंदिर का भी इसने निर्माण किया था। कहां पे? तो सिंहल में भी। सिंहल सफलता का तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र में काव्यात्मक विवरण लिखा गया है। तो सिंहल सफलता का विवरण किसमें लिखा गया है? तो तिरुवालंगाड़ू ताम्रपत्र में। और कैसे विवरण लिखा गया है? काव्यात्मक विवरण के रूप में। राम ने बंदरों की सहायता से सागर के आर पार एक पुल बनाया तथा बड़ी कठिनाई से लंका के राजा का वध किया, किंतु यह शासक राम से भी अधिक प्रतापी सिद्ध हुआ क्योंकि उसकी शक्तिशाली सेना ने जलपोतों से समुद्र को पार किया और श्रीलंका के राजा को जला दिया। तो इस राजराज प्रथम के श्रीलंका पर विजय का अर्थात श्रीलंका पर सफलता का वर्णन, काव्यात्मक वर्णन, काव्य के रूप में वर्णन किसमें लिखा गया है? तो तिरुवालंगवाड़ू ताम्रपत्र में। इसमें क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है इस काव्यात्मक विवरण में? कि राम ने बंदरों की सहायता से सागर के आर पार एक पुल बनवाया तथा बड़ी कठिनाई से लंका के राजा का वध किया, किंतु यह जो शासक था राजराज प्रथम वह राम से भी अधिक प्रतापी सिद्ध हुआ क्योंकि उसकी शक्तिशाली सेना ने जलपोतों से समुद्र को पार किया और लंका के राजा को जला दिया। जलपोतों अर्थात जो पानी का जहाज होता है, नौसैनिक शक्ति होती है, तो उसके द्वारा यह समुद्र को पार करके श्रीलंका को पराजित किया। यही बात लिखा गया है तिरुवालंगवाड़ू ताम्रपत्र लेख में। शासन के 6ठे वर्ष में कर्नाटक से एक लेख की प्राप्ति जिसमें चोल नारायण की उपाधि तथा इस अभिलेख से नलंबो तथा गंगों पर विजय की जानकारी गंगवाड़ी, तड़िगेवाड़ी तथा नोलंबवाड़ी पर अधिकार। तो शासन के 6ठे वर्ष में राजराज प्रथम के शासन के 6ठे वर्ष में कर्नाटक से एक लेख प्राप्त होता है जिसमें क्या लिखा गया था? तो उसमें राजराज प्रथम को चूल नारायण की उपाधि दी गई थी। राजराज प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई थी, क्या लिखी गई थी? तो चोल नारायण की उपाधि दी गई थी। और इसमें इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि इस राजराज प्रथम ने नलंबो और गंगों पर भी विजय प्राप्त किया था। हमने बताया था कि इसने पश्चिमी गंगों के कुछ प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया था। यह बात किससे पता चलता है? तो राजराज प्रथम के शासन के 6ठे वर्ष में एक कर्नाटक से अभिलेख प्राप्त हुआ, एक लेख प्राप्त हुआ, उसी से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और उस लेख में इस राजराज प्रथम को चोल नारायण कहा गया है, अर्थात इसे चोल नारायण से सम्मानित किया गया, चोल नारायण की उपाधि दी गई है। तथा इस अभिलेख से इस राजराज प्रथम के नलंबो तथा गंगों पर
विजय की जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें लिखा गया है कि राजराज प्रथम ने गंगवाड़ी, तड़िगेवाड़ी और नोलंबवाड़ी पर विजय प्राप्त किया था, उस पर अधिकार किया था। तो यह तो था राजराज प्रथम, जिसका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था। तो इसके बाद इसके कुछ और फैक्ट है राजराज प्रथम के, और इसके बाद हम लोग राजेंद्र प्रथम को देखेंगे, राजाधिराज प्रथम को देखेंगे, कई शासक और हैं महान शासक। तो इसे कंटिन्यू करेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलेंगे हम लोग, इस राजराज प्रथम को कंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे कुछ समय के बाद।